We are still doing a chapter called Double Taxation Avoidance Agreement, Treaty, Convention. डबल टैक्सेशन के अंदर आपको यहां पे रिलीफ मिलेगा. वी आर ऑलमोस्ट, चैप्टर इज ओवर, क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ओवर, वी आर नियर कंप्लीशन ऑफ अवर क्वेश्चंस. वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो इस चैप्टर का गीता, कुरान, बाइबल, आगम, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं ना, होली बुक, ऑल परवेसिव, बिगेस्ट सम, उसमें भी मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. सो अगर आपको रिकैप दूं तो मैंने वैसे तो आपको बोला था कि अगर आप अपने करियर के इंटरेस्ट में चाहते हो तो इसको सॉल्व करके आना. सम ऑफ यू ऑल मे हैव डन इट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट नाउ. हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर विकास, एज 60 इयर्स, और उसकी कुछ इनकम की डिटेल्स फ्रॉम इंडिया, कंट्री ए एंड कंट्री बी के बारे में हमको पता चला. एंड देन फाइनली क्वेश्चन ने खाली इतना बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स. सो इन कोर्स ऑफ द कंप्यूटेशन वी रियलाइज दैट डीटीडब्ल्यूए का तो कोई भी पार्ट अभी तक हमने यूज ही नहीं किया. वी जस्ट कंप्यूटेड द इनकम एंड वी कंप्यूटेड द इनकम हेड बाय हेड. कंट्री वाइज इनकम कंप्यूट करने से हमेशा बेटर रहता है हेड वाइज कंप्यूट करने का. सो वी डिड हाउस प्रॉपर्टी, वी डिड पीजीबीपी, कैपिटल गेन नहीं था, हमने आईएफओएस किया. एंड जो भी डिस्कशन था, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होता है रेसिडेंट के लिए, लेकिन आईएफओएस में जाता है, रॉयल्टी भी आईएफओएस में जाता है. दैट वन मोर मिस्टेक विच वाज पॉसिबल एंड सम ऑफ यू ऑल मेड इट, दैट अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 80 टीटीबी का डिडक्शन मिलता है. क्यूक्यूबी तो ऑफ कोर्स आई टॉट यू व्हेन वी डिड द चैप्टर, ऑल दैट वी टुक केयर ऑफ. एंड हम लोगों ने एटलीस्ट इनकम कंप्यूटेशन यहां पर खत्म कर दिया था. वी डिराइव्ड द इनकम ऑफ द एसएससी. कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज? हाँ, इनकम ऑफ द एसएससी हम लोगों ने कर लिया था. हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, आईएफओएस, एंड वी हैव income computed after deductions at 18,85,000, and now we were required to calculate tax. But everybody now knows that tax एक बार नहीं 2 बार calculate होगा. Tell me how? Tax एक बार नहीं 2 बार calculate होगा. How? Normal and new regime. That means can I say we will have to do calculation of tax as per normal provisions. किस income के ऊपर calculate होगा? एज पर नॉर्मल प्रोविजंस किस इनकम पे कैलकुलेट होगा? 18,85,000. एंड अगर हम लोग 115 बीएसी में चले जाते हैं तो ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, क्या हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई टैक्स बेनिफिट लिया है जो न्यू टैक्सेशन रेजिम में अलाउड नहीं है? वी हैव टेकन द डिडक्शंस, बट एलओपी के अंदर अलाउड है. विच टैक्स बेनिफिट वाज नॉट अलाउड इन न्यू टैक्सेशन रेजिम अंडर हाउस प्रॉपर्टी? एसओपी का इंटरेस्ट वाज नॉट अलाउड, एलओपी वाज अलाउड. तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको कैंसिल करना है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे भी कुछ भी नहीं है. वी हैव ओनली टेकन डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, और न्यू टैक्सेशन रेजिम में ऐसा कहीं पर नहीं बोला है दैट एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. द ओनली डिडक्शन विच वी कैन नॉट टेक इन द न्यू रेजिम देयरफॉर इज गोइंग टू बी, कम ऑन टेल मी विच डिडक्शन? आई बिलीव सम ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट. कौन सा वाला डिडक्शन नहीं ले सकते? ओनली 80 क्यूक्यूबी. चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा. एंड अकॉर्डिंगली 115 BAC में टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन 22,35,000. लेट अस कैलकुलेट बोथ टैक्स लायबिलिटीज. 18,85,000 ओल्ड रेजिम है, मतलब कहना इसे 30% विल बी एप्लीकेबल ऑन 8,85,000. 8,85,000 का 30% प्लस 1,12,500 कितना मिलता है? 1 lakh. Sir, why? Because assessee is resident 60 years, so higher basic exemption of 3 lakh. देखिए, जिसने 80 TTB वाला मिस्टेक किया होगा ना, वो डेफिनेटली ये मिस्टेक भी करेगा. It is going to be 1,10,000. एंड उसके बाद में ऑफ कोर्स देयर विल बी नो रिबेट, नो सरचार्ज, बिकॉज 5 लाख तक रिबेट होता है और 50 लाख के बाद सरचार्ज होता है. बट 4% HEC ऐड करके हाउ मच डू यू गेट? 8,85,000 into 30% plus 1,10,000 plus 4%. And if we talk about 115 BAC, we will be calculating on 22,35,000. That means, can I say 735 का 30%? Because in new regime fixed tax comes till 15 lakh rupees. 7,35,000 का 30% plus कितना?
अरे 2500 कम होएगा ना, सीनियर सिटीजन है ना, 2500 कम नहीं होगा. नो, इन द न्यू रेजिम whether you are senior citizen or you are not senior citizen, सबके लिए basic exemption is going to be 2,50,000 only, and accordingly it is going to be 20 to 35 के अंदर 735 का 30% plus 187,500. And can I say once again, only cess will come 4%, no rebate, no surcharge. Calculate please, and how much do you get? 4,24,320. At this stage, are you going to conclude that old regime is better and therefore finish the sum? In that case, आपको क्या एक बात बताऊं, आपने अभी तक DTAA के चैप्टर का तो कुछ भी यूज ही नहीं किया. डू यू अग्री विद दैट? अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारा यूनिलैटरल रिलीफ, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स एज पर ओल्ड एंड एज पर न्यू. मतलब नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है, एंड 115 BAC के हिसाब से एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है. प्लीज हेल्प मी विद द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स एज पर नॉर्मल एंड एज पर 115 BAC, 2 decimals. 20.72% एंड 115 BAC के हिसाब से 18.99%. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑफ कोर्स DTAA का तो नॉलेज आपको यूज करना पड़ेगा ना, यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट दैट. तो अब आपको बताना पड़ेगा आफ्टर डूइंग एवरेज रेट, एंड आई स्ट्रांगली स्टिल बिलीव दैट एटलीस्ट सम ऑफ यू ऑल मे हैव डन इट. जब मैंने आपको बोला कि प्लीज फिनिश, क्योंकि इजी वाला पार्ट बचा है, डिफिकल्ट वाला पार्ट वाज इनकम कंप्यूटेशन. कोई ने तो ट्राई किया होगा, तो बताओ इसके बाद का स्टेप. नहीं भी किया है तो बताओ, व्हाट इज द स्टेप आफ्टर दिस? कंपेयर इट विद द फॉरेन रेट. फॉरेन रेट आई थिंक कंट्री ए के अंदर 12% है एंड कंट्री बी के अंदर 23% है. एंड नाउ वी हैव टू टेक विच एवर इज लोअर. लोअर भी हमको रेजिम वाइज लेना पड़ेगा, नॉर्मल में एंड 115 BAC में. रेजिम वाइज, कंट्री वाइज. अरे सुनो रे इंग्लिश, रेजिम वाइज, कंट्री वाइज. कंफ्यूजिंग है, पे अटेंशन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रोविजंस. नॉर्मल प्रोविजंस में इंडिया का टैक्स रेट कितना है? 20.72. कंपेयर इट विद फॉरेन रेट. कंट्री ए का 12%. व्हाट इज लोअर, 20.72 और 12? 12. एंड कंट्री बी का 23. देन व्हाट इज लोअर, 20.72 और 23? And this same comparison now you have to do in 115 BAC, where Indian tax rate will change and become 18.99. फॉरेन के अभी भी 12 and 23 रिस्पेक्टिवली है. तो वंस अगेन इस बार आप बताएंगे कंट्री ए का एंड कंट्री बी का आप क्या लेंगे, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन क्लास. कंट्री ए 12. एक मिनट, क्या कंपैरिजन क्या किया आपने? 18.99 और 12, विच एवर इज लोअर. एंड कंट्री बी में what was our comparison over here? 18.99 और 23, whichever is lower. और फाइनली समय आ गया है मित्रों कैलकुलेट करने का our relief under section 91, which we can call unilateral relief. ये भी हमको रेजिम वाइज करना पड़ेगा. नॉर्मल में कंट्री ए की इनकम पे कितना रिलीफ, कंट्री बी की इनकम पे कितना रिलीफ. ऑफ कोर्स हमको रेट्स पता है, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड नॉर्मल वाले ये रेट्स लेंगे. तो बोलिए कंट्री ए में क्या रेट लेंगे? 12%. एंड कंट्री बी में 20.72. एंड सेम थिंग वी विल हैव टू डू इन रिस्पेक्ट ऑफ 115 BAC, वो भी कंट्री वाइज. मतलब ये एक ऐसा सम है जहां पर रिलीफ इज बीइंग डन रेजिम वाइज, कंट्री वाइज. हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल 2, जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे, इन दैट फॉरेन कंट्री एक ही थी, ओल्ड एंड न्यू दोनों रेजिम था. करेक्ट और नो? हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 रोहित का सॉल्व किया, उसमें कंट्री 2 थी लेकिन सिर्फ न्यू रेजिम था, बिकॉज देयर वाज नो टैक्स बेनिफिट टू बी फॉरगॉन. बट दिस इज वन सम जहां पे कंट्री भी मल्टीपल है एंड देन वी आर डूइंग ओल्ड एंड न्यू ऑल्सो बोथ.
and therefore so many calculations. So 115 BAC में भी we will calculate relief on the basis of whichever is lower. Again we have already decided the rate. Country A के केस में 12% and country B के केस में 18.99%, and now we have to carefully identify क्या क्या इनकम यहां पे लिया जाएगा. Let's talk about the normal provisions first. Country A के अंदर what is the income that you have earned? नाम बोल दो खाली, या एक काम करो, मैं इजी चीजें पूछता हूं. टेल मी हाउ मेनी इनकम्स यू हैव अर्नड इन कंट्री ए. हाउ मेनी इनकम्स यू हैव अर्नड इन कंट्री ए? नंबर वाइज बताओ. 2 incomes. Now name those 2 incomes. Agriculture income and royalty income. Now tell me the amounts of them. Agriculture income कितना है? 72,000. And royalty income कितना है? 8 लाख है ना? तो हम लोगों को टोटल 872 लेना चाहिए ना? नहीं, 8 लाख तो नहीं लेंगे बिकॉज 8 लाख के सामने वी हैव टेकन डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. दैट मीन्स वी हैव टेकन ओनली 730 इन अवर इनकम. तो कैन आई से कंट्री ए के अंदर 72,000 का हमारा एग्रीकल्चर इनकम एंड 7,30,000 का रॉयल्टी इनकम, क्योंकि 70,000 हमारा एक्सपेंस का डिडक्शन था, तो टोटल 8,02,000 के ऊपर 12% का रिलीफ मिलेगा. यस और नो? नो, बिकॉज इस इनकम के सामने सिर्फ एक्सपेंस नहीं, हमने एक और डिडक्शन लिया है. व्हाट इज दैट सेकंड डिडक्शन दैट वी हैव टेकन अगेंस्ट दिस इनकम? ATQQB of 3 lakh, and mind you it is an income specific deduction which can be taken only against this particular income, and consequently आपने उसके ऊपर डबल टैक्स नहीं भरा. वैसे तो हमने 50,000 भी लिया है, हेलो, बट दैट वी आर अज्यूमिंग दैट वी हैव गिवन अ चॉइस, वी विल टेक फर्स्ट प्रेफरेंस अगेंस्ट इंडियन इनकम. लेकिन ये एक इनकम स्पेसिफिक डिडक्शन है, सो वी हैव टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन. इन अदर वर्ड्स 12% रिलीफ विल बी अवेलेबल नॉट ऑन 8,72,000, not on 8,02,000, only on 5,02,000, because 70,000 का एक्सपेंस एंड 3 लाख का ATQQB दोनों आपने डिडक्शन लिया, मतलब डबल टैक्स नहीं भरा, और अगर डबल टैक्स नहीं भरा तो उतने का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्री बी. कंट्री बी के अंदर वंस अगेन नंबर ऑफ इनकम वाइज बताइए कितना इनकम्स? 2. नाउ नेम दोज इनकम्स. डिविडेंड इनकम एंड रेंटल इनकम. Dividend income is 2,25,000 and rental income is 3,30,000. Correct? No? क्योंकि भले तुमने फॉरेन में कितने भी अमाउंट ऑफ रेंट के ऊपर टैक्स भरा होगा, इंडिया में क्या तुमने पूरे 330 को अपने इनकम में लिखा है? नहीं. इंडिया में तुमने कितने रेंटल इनकम को इनकम में इंक्लूड किया? एंड एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यूनिलैटरल रिलीफ का जब हमने कैलकुलेशन सीखा था ड्यूरिंग द चैप्टर, वी सेड डबली टैक्स्ड इनकम इंक्लूडेड इन एनटीटीआई विल बी एलिजिबल फॉर रिलीफ. क्या बोला था हमने? डबली टैक्स इनकम इंक्लूडेड. हैव वी इंक्लूडेड द एंटायर 330 इन अवर इंडियन इनकम? नो, वी हैव टेकन डिडक्शन. वी हैव टेकन डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑल्सो, वी हैव टेकन डिडक्शन ऑफ standard deduction also, and consequently the only income included in our NTTI is 224. मतलब हमने डबल टैक्स सिर्फ कितनी अमाउंट के ऊपर भरा है? 2,24,000. तो हमको रिलीफ भी सिर्फ कितनी अमाउंट के ऊपर मिलेगा? 2,24,000. So we are going to get relief of 5,02,000 into 12% and 4,49,000 into 20.72. Tell me the individual amounts and the total, please. 60,240. Then 93,033, and accordingly I think the total is 1,53,033. करेक्ट है ना मित्रों? चलिए, हाँ 233, 153, 233, ठीक है.
Now let's go to the new regime. Once again we are going to give relief on country A incomes, country B incomes. हमको अब पता भी है कंट्री ए की दो इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम एंड रॉयल्टी. लास्ट टाइम भी आपने 5,02,000 लिया है, तो इस बार भी 5,02,000 ले लो. इसमें फिर टेंशन लेने की क्या बात है? Then what will you take? Come on, tell me. Don't disappoint me. 8,02,000. देखिए टैली कर लेते हैं. क्या 72 पूरा लेंगे? Yes. When it came to royalty income, क्या हमने 70,000 के एक्सपेंस का डिडक्शन लिया है? That means 8 लाख तो नहीं आएगा, 730 आएगा. एंड इस बार क्या इस 730 के सामने हमने 80 QQB का डिडक्शन लिया? Ladies and gentlemen, that is the only difference actually between the old regime and the new regime, that this time we have not taken any 80 QQB deduction. Accordingly, this is going to be, as rightly pointed out by someone, 8,02,000. यही तो difference है between old regime and new regime. Here you have not taken the 80 QQB का deduction. So you will get relief of 8,02,000 into 12%. And if you talk about country B, then observe कीजिए carefully. Dividend income, old या new regime दोनों के अंदर 225 included in NTTI है. एंड रेंटल इनकम भी ओल्ड रेजिम ले लो चाहे न्यू रेजिम ले लो, कोई भी रेजिम ले लो, 2,24,000 इंक्लूडेड इन अवर एनटीटीआई. एनीवेज जो चैप्टर 6 का डिडक्शन ऑफ 80 टीटीबी भी है वो भी आपने इंटरेस्ट इनकम के सामने लिया है, तो इन दोनों के सामने एनीवेज आपका कोई भी डिडक्शन नहीं है. सो दीज आर गोइंग टू फुल्ली क्वालिफाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग मोर देन एनीथिंग एल्स? Then please help me with the individual relief amounts and the total relief amount. So it's 96,240. 96,240. 240 is round figure. Yes, sir. And 85,000. 265. Giving you total relief of 181,505. 181,505. And this is the stage where we can find out our final tax liability. Listen carefully. It's a matter of terminology. So let me tell you, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे total tax liability. What are we going to call them? Because these are liabilities before calculating our relief. So ये हमारा liability है, लेकिन ये final नहीं. Final liability होगा after taking relief. तो as per normal provisions, final liability कितना आएगा? 390 520 minus 153 233 the tax और उसके सामने का रिस्पेक्टिव रिलीफ. एंड इफ वी टॉक अबाउट 115 BAC 4 कितना आ रहा? 424 320 माइनस 181,505. अरे करेक्ट और नो? देन अकॉर्डिंगली how much do you get as your final tax liability in old and new regime respectively? Is it 237 147 or 247? 237 247 na? And what about the new regime 115 BAC? Look at how close this is. Of course, our conclusion is going to be assessee is advised to opt for this, and thus what is going to be the final tax liability of the assessee? 237 247. And after this, अगर कोई भी प्रीपेड टैक्स, एक बात समझ लीजिए, पहले भी बोला है, वापस बोलता हूं, एडवांस टैक्स हो, TDS हो, TCS हो, ऐसा कोई भी अगर आपका प्रीपेड टैक्स है, आप कौन सा रेजिम चूज करते हो, इट डजंट मैटर. यू आर गोइंग टू गेट क्रेडिट ऑफ दैट प्रीपेड टैक्स अगेंस्ट विच एवर रेजिम यू सिलेक्ट. एंड आफ्टर टेकिंग क्रेडिट, आज आपका अगर टीडीएस होता 2 लाख रुपए का, तो क्रेडिट लेने के बाद में 37,247 विल बिकम फाइनल टैक्स पेएबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी? फाइनल टैक्स पेएबल, विच कैन इनफैक्ट, अगर 2 लाख का टीडीएस है तो पेएबल है,
अगर 4 लाख का टीडीएस होगा तो रिफंडेबल भी हो सकता है. इट्स अ मैटर ऑफ टर्मिनोलॉजी. ये अलग अलग टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं, टोटल टैक्स लायबिलिटी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी, फाइनल टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, इट्स अ मैटर ऑफ टर्मिनोलॉजी. ये लिखोगे तो सबसे एक्यूरेट है. वैसे एग्जामिनर हमेशा अमाउंट कॉलम देखता है, पर्टिकुलर्स में लिखो तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर, और अमाउंट कॉलम में आप राइट अमाउंट लिखो. तो एग्जामिनर को पता भी नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनर पढ़ते भी नहीं है, उसको 100-150 रुपया मिलता है एक पेपर चेक करने. दिस डज नॉट मीन कि आप सच में ऐसा लिख दो एग्जामिनर को, तू चोर, तेरा खानदान चोर. डोंट राइट दैट. एक्चुअली यू राइट वॉट एवर यू फील, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी इज वॉट आई टोल्ड यू. वैसे आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टिल द टाइम ऑफ कोर्स योर answer is correct. And this is, as I said, the biggest and the toughest possible thing in this chapter, double taxation relief. That was your question number 6. Have you all clearly understood question number 6? No problem now? चलिए हम आगे बढ़ेंगे. Questions are not yet over. We have to go ahead. Question number 7. मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, is there any student willing to read the question? हाँ लोकेश. A resident assessee earned a foreign income of 78,800. Out of which 50% is eligible for deduction under Section 6A of the income. The foreign income was also subjected to tax deduction in source of the foreign income, because India had no agreement for avoiding such deductions. The assessee gave relief on the Section 91 of the Constitution in respect of the whole of discuss the contention of the assessee with reference to the provision. डिस्कस द कंटेंशन ऑफ द असेसी का मतलब क्या होता है? मतलब असेसी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, हमको उतना आंसर देना. असेसी हैज गॉट फॉरेन इनकम ऑफ 78,800 और पूरी की पूरी फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में रिलीफ मांग रहा है. इज द कंटेंशन ऑफ द असेसी वैलिड? यू जस्ट हैव टू से असेसी इज वैलिड और इनवैलिड. एक ही वर्ड में आंसर कर दो, बाकी का वी विल डिस्कस. Why? Agreed that he has foreign income of 78,800. It is very much possible that in the foreign country he has paid tax on entire amount of 78,800. However, India mein if he has taken deduction, that means he has not paid double tax on the entire amount, and relief is available only on that amount on which you have paid double tax, doubly tax income, and consequently you are going to get relief in India not on the whole amount but on the amount on which double tax is paid, and consequently as rightly answered by students of the class that the contention of the assessee is invalid in law. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Question number 8 please. Please read. Cosmos Limited, a company incorporated in 2006 as a branch office in Ahmedabad, opened in April 2021. The Indian branch is filed return of income to assessment year 2022, disclosing income of rupees. Paid tax at the rate applicable to domestic companies, that is 30% plus cess on the basis of paragraph 2 of Article 24 for discrimination of the India and business expenses. The taxation on a permanent establishment where enterprise of the store the contract expenses are not the best that others get the taxation of the private others get the taxation of however, the AO company is on the line grants if the AO company it is 40% plus 6. The action of the AO accordance कोई को बोलता है सर वो इंडियन इनकम फॉरेन इनकम विच एवर इज लोअर, वो विकास इतना बड़ा और डिफिकल्ट था तो भी हमको जम गया सर. वो ही चालू रखो ना, मजा आ रहा था. मजा करने के लिए सीए फाइनल में नहीं आते. एक तो पहली बात ये समझ लेना, अगर हम लोगों को क्लास में पढ़ते पढ़ते मजा आ भी जाता है ना, थोड़ा कॉमेडी हो भी जाता है और हंसी आ भी जाता है, दैट इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट. याद रहे, मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज गोइंग टू बी टू क्लियर दिस एग्जाम विच इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. तो सुनिए, आंसर मत दीजिए, इतना बता सकते हो दैट विच पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द क्वेश्चन फ्रॉम? बायलैटरल.
बिकॉज दोनों कंट्री के बीच में ट्रीटी है बायलैटरल. वेरी गुड. अंडर बायलैटरल विच पार्ट ऑफ द चैप्टर? अंडर बायलैटरल नॉन डिस्क्रिमिनेशन. दोनों कंट्री ने आपस में अग्री किया है दैट वी विल हैव नॉन डिस्क्रिमिनेशन. नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब तुम्हारे लोगों पे हमारे लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे. लेस फेवरेबल. लेस फेवरेबल मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना. तुम्हारे लोगों के अगेंस्ट हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. इज द नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज एग्जिस्टिंग इन द ट्रीटी? यस. बावजूद इसके डिस्पाइट दैट द एओ हैज लेविड 40% टैक्स जो फॉरेन कंपनी का रेट है. तो इज द एक्शन ऑफ द एओ करेक्ट? एओ ने डिस्क्रिमिनेट किया है. इज द एक्शन ऑफ द एओ करेक्ट? यस बोल रहे हो? आर यू सीरियस? वाई यस? हाँ हाँ. नॉन डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट एसएससी एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉरेन कंपनी को नॉन डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. समझ में आया क्या? वेरी गुड. एंड दिस विल टेक अस टू क्वेश्चन नंबर 9 which is also the last question of the chapter. Please read. According to the however, it is also which can be set off and now the Once again, I am not asking for the answer. I am asking you, चैप्टर के कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन आया है? What part of the chapter is the question from? Bilateral. Very good. And under bilateral, which part? टैक्स क्रेडिट. बिकॉज क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है कि फॉरेन में टैक्स भरना है और इंडिया में भी टैक्स भरना है. लेकिन जो टैक्स आपने फॉरेन में भरा है दैट टैक्स विल बी अवेलेबल एज अ क्रेडिट अगेंस्ट योर इंडियन टैक्स लायबिलिटी. सो डिड वी डिस्कस दैट टैक्स एग्जेम्पशन होगा या टैक्स क्रेडिट? क्वेश्चन विल टेल अस. क्वेश्चन ने बोला है दैट क्रेडिट मिलेगा. Which country will give that credit? That also question will tell us. The credit will be available against your Indian tax liability. So हमको करना क्या है? We are first required to calculate the tax liability of the assessee in India. And once we calculate the tax liability of the assessee in India, we just have to take the credit of the foreign tax against the Indian tax liability. समझ में आया? अगर हमको assessee का tax calculate करना है तो कहना इससे पहले हमको NTTI करना पड़ेगा. When we calculate NTTI, the actual correct breakup should be head by head. But when income under various heads is not provided, then our breakup can maximum be Indian income and foreign income. How much is the Indian income of the assessee? 28 lakhs. How much is the foreign income of the assessee? In the absence of any information about deductions or anything, can we conclude that the net taxable total income of the assessee comes to 49 lakh 60,000? And now we have to calculate tax on 49 lakh 60,000. अब आपको 2 मिनट के लिए मेरी बात सुननी पड़ेगी, ध्यान देना होगा. कंपनी टैक्सेशन, दिस इज समीरा इंडिया लिमिटेड, अ कंपनी. कंपनी टैक्सेशन रेट्स वी हैव टिल नाउ नॉट कवर्ड ओनली. आई हैव क्लियरली टोल्ड यू दैट कंपनी का टैक्स रेट जो कंपनी के लिए स्पेशल एक चैप्टर बना है मैट के अंदर किया जाएगा. सो ऑफ कोर्स यू मे नो इट फ्रॉम योर अदर जनरल नॉलेज, वो अलग बात है. But as far as our class is concerned, we have not yet covered. We will be covering it. And therefore, I am just giving you this information that India में companies को slabs का benefit नहीं मिलता है. Companies and firms are subjected to flat rate of tax. Flat मतलब 10 रुपया इनकम है तो भी उस पर टैक्स लगेगा, 100 रुपया इनकम है तो भी टैक्स लगेगा. कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं होता है. कंपनीज का इंडिया में जो बेसिक टैक्स है, that basic tax will be calculated at a flat rate of 30%. बेसिक टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एट फ्लैट. सुनिए क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन दिया दैट द टर्नओवर ऑफ द कंपनी हैज एक्सीडेड 400 करोड़. दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली यूजफुल इन डिसाइडिंग टैक्स रेट.
डोमेस्टिक कंपनी के इंडिया में दो टैक्स रेट है, 30% है एंड 25% है। अगर टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम होता है अप टू 400 करोड़ तो हम लोग 25 लगाते हैं, और अगर एक्सीडिंग 400 करोड़ है तो हम लोग 30 लगाते हैं। सो वो जो लाइन है उसको हम लोग रेट डिसाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट जब मैट के चैप्टर में हम लोग कंपनी का टैक्स रेट करेंगे तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड आई थिंक एज द क्वेश्चन ऑल्सो टोल्ड अस टू इग्नोर 115 BAA BAB न्यू टैक्सेशन रेजिम, तो अकॉर्डिंगली हमको ओल्ड रेजिम में करना है, और ओल्ड रेजिम में 30 एंड 25 में टर्नओवर 400 करोड़ क्रॉस हुआ है तो 30% चूज होगा, एंड 49,60,000 विल बी टैक्स्ड इन इंडिया एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%. सो व्हाट डू यू गेट? फ्लैट रेट ऑफ 30%, 14,88,000. वेट, इसके आगे रिबेट तो नहीं मिलेगा, वो पक्का है, बिकॉज पहली बात तो वो खाली इंडिविजुअल को मिलता है, और दूसरी बात इनकम 5 लाख या उससे कम होना चाहिए. वेरी गुड. सरचार्ज भी नहीं आएगा. दिस इज 4960. अगर ये 5960 होता तो भी नहीं आता, उसको इंडिविजुअल में आता है. कंपनीज का एंड फर्म्स का सरचार्ज कम्स आफ्टर 1 करोड़. जब उनके टैक्स रेट्स करेंगे इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर, देन वी विल लर्न द सरचार्ज का रेट्स ऑल्सो. 50 लाख के बाद सरचार्ज कम्स ओनली फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, बिकॉज टैक्स रेट्स उनको स्लैब्स मिलती है. कंपनीज फर्म्स को फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है तो 1 करोड़ के बाद में सरचार्ज आता है. इन एनी केस 4960 is less than 50 lakhs also. So if we restrict ourselves to this question, we can clearly conclude that here there is not going to be any surcharge. कल की डेट में जब हम टैक्स के रेट्स करेंगे तो साथ में सरचार्ज के रेट्स करेंगे ही करेंगे. इनके लिए डेडिकेटेड चैप्टर्स बने हुए हैं, तो फिलहाल आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. करेक्ट है मित्रों? तो क्या आएगा? सिर्फ HEC at 4%. Once we add HEC, now सुनिए, मैं आपको यही टर्मिनोलॉजी सिखा रहा था, इसको बोलेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी. फाइनल नहीं है, क्योंकि वी आर एलिजिबल फॉर रिलीफ अगेंस्ट दिस नो, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट टोटल टैक्स लायबिलिटी. वी आर नॉट कॉलिंग इट फाइनल टैक्स लायबिलिटी. टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है? 1547 520. एंड वेरी क्लियरली, वेरी इजी क्वेश्चन दैट वे. क्वेश्चन ने बोला हुआ है दैट वी आर गोइंग टू गेट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री. आई थिंक यू हैव पेड 11.85%, उसका आपको क्रेडिट मिलने वाला है. यस और नो? तो 49,60,000 का 11.85 कितना आता है? नॉट 4960. 49 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि गधेड़ियाज आपने फॉरेन में टैक्स खाली 2160 पे भरा है. तो अगर फॉरेन में टैक्स खाली 2160 पे भरा है ना, तो आपको क्रेडिट भी खाली उसका ही मिलेगा. इट इज ओनली गोइंग टू बी 21,60,000. और एक और चीज बता देता हूं बिफोर यू आस्क मी. सुनिए, ये वाला टैक्स का रेट ना इंडियन टैक्स रेट से कम है. मतलब इंडिया में ये 2160 के ऊपर 30% टैक्स लगा है, तो हम लोग पूरा 11.85 का क्रेडिट दे रहे हैं. मान लीजिए ये इंडिया का टैक्स रेट 30 की जगह पे खाली 3% होता, तो फिर 11.85 का क्रेडिट नहीं मिलता. ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी योर क्रेडिट रेट. बट यहां पे बिकॉज द रेट 11.85 इज लेस देन द इंडियन टैक्स रेट, full 11.85%, but only on 21,60,000. And after we get this credit, we will get, now what do we call this? Liability बोलेंगे. Liability. Of course, अगर TDS, TCS एडवांस टैक्स है तो उसका क्रेडिट लेके we will get our final tax payable. Liability का क्रेडिट लेंगे तो हमको मिलेगा फाइनल टैक्स पे, अच्छा सॉरी, प्रीपेड टैक्सेस का क्रेडिट लेंगे तो हमको मिलेगा फाइनल टैक्स पेएबल. फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है आपका रिलीफ देने के बाद? तो जो भी आ रहा है कितना? 1291 560. एवरीबडी इज गेटिंग दिस? वेल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज योर चैप्टर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ऑल्सो नोन एज डबल टैक्सेशन रिलीफ. थैंक यू वेरी मच.